दिनेश शर्मा सांसद राज्यसभा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक की बात अगर हम रहने भी दें तो एक आम सहमति बहुत पहले से बनी हुई है सदन को चलाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कि प्रश्नकाल बाधित नहीं किया जाएगा, प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले और उसके बाद नियमों के तहत जिस भी विषय पर बात जो है सत्ता पक्ष या विपक्ष करना चाहता है सदन के भीतर उस पर चर्चा की जाए। नहीं, ये बात तो सही है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए जरूरी है कि चर्चा हो और चर्चा के बाद में जो वाद विवाद शब्द जिसको हम बोलेंगे उस पर जो जिस्ट निकलता है वो जनता के हित चिंतन में होता है, लेकिन कुछ समय से वो परंपराएं ध्वस्त से दिखाई पड़ती हैं। आप अगर प्रति मिनट देखिए तो लाखों रुपए व्यय होता है संसद की कार्रवाई को संचालित करने में, और बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते हैं कि संसद में उनके क्षेत्र की समस्याएं उठेंगी, सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित होगी, विपक्ष सरकार को कटघरे में लाएगा, सरकार उनको जवाब देगी। ये जो चर्चाएं होती हैं ये लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करती हैं, लेकिन लगातार कई कई दिन तक कोई चर्चा ना हो और हंगामे में जो सदन है वो भेंट चढ़ जाए, ये अच्छे सगुन नहीं होते। और मेरा मानना है कि जो बिल आने वाले हैं, जैसा अभी जनजाति के संदर्भ में गोवा के कहा गया, ये बात सही है कि आजादी के बाद से अब तक उसको शामिल नहीं किया गया, पहली बार मोदी सरकार कर रही है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो एसटी को कभी रिजर्वेशन जम्मू और कश्मीर में नहीं मिलता था। धारा 370 की समाप्ति और 35A की समाप्ति के बाद वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हुई। यानी भारत में एक रूपता हो और भारत में कानूनों में समानता हो, और उसके लिए जरूरी है कि हम पुराने जो कानून हैं उनका संशोधन करें, उनका पुनर्स्थापन उनकी जगह दूसरा नया करें, या उनका पुनरावलोकन की प्रक्रिया को हम सतत जारी रखें। और ये एक इस सरकार में मैं समझता हूं कि इन चीजों को जो एक तरीके से अप्रचलित जो विधेयक हो चुके थे उनको एक एक करके उनको या तो हटाया गया है या उनका संशोधन किया गया है। और ये जो बिल हैं मैं समझता हूं समुद्री योजनाओं से संबंधित हों, चाहे अनुसूचित जनजाति को शामिल करने का हो, ये एक दूरगामी सोच का परिणाम है। नभ, जल और वायु के पृथ्वी तीनों क्षेत्रों में बहुत सारा काम हुआ है, और समुद्रमाला योजना के अंतर्गत तमाम प्रकार की सुविधाओं को समुद्री यातायात में संवर्धित किया गया है, और उसी के तहत कुछ विधेयक भी आज लाए जाने की बात है। तो मैं समझता हूं कि देश तरक्की करे, ये प्राथमिकता पहली है। हम चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जो हमारी यात्रा है वो बड़ी तेजी से वो प्रगति पर है। तो इन सारी चीजों में पक्ष और विपक्ष ये पर्याय हैं एक दूसरे के, और लोकतांत्रिक जड़ों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यही कहता है कि मजबूत करने के लिए एक सत्ता पक्ष जहां है तो वहां एक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत विपक्ष का भी दायित्व बढ़ता है, और दोनों जब पूरक बन के काम करते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। और भारत पूरे दुनिया का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश है जो बड़ी तेज गति से प्रगति कर रहा है। तो इसमें मतभेद हो सकते हैं विचारों के, लेकिन विचारों के मतभेद के कारण जो सदन की प्रक्रियाएं हैं वो बाधित नहीं होनी चाहिए, और उनको एक तरीके से लोकतांत्रिक परंपराओं को हाईजैक करने की प्रवृत्ति से सभी को बचना चाहिए। और ये जो है बहस, चाहे वो प्राइवेट बिल आपने अभी इसका उल्लेख किया है, प्राइवेट बिल भी जब उस पर चर्चा होती है तो अब राज्यसभा में 6 बिलों पर चर्चा होनी है। आज प्रतीक्षा करते हैं लोग कि शुक्रवार कब आएगा, और शुक्रवार आएगा तो हमारा जो प्राइवेट बिल है वो प्रस्तुत होगा। बड़ी तैयारी करके माननीय सांसद आते हैं, और जब आते हैं और उस पर चर्चा नहीं हो पाती हंगामे के कारण तो निराशा सांसद को भी लगती है, और पार्टी की प्रतिबद्धता के कारण भले ना बोले कोई, लेकिन जनता का जो हित होने वाला होता है उन चर्चाओं के दौर में उससे जनता भी वंचित होती है।
और मैं समझता हूं कि माननीय सांसद जितनी चर्चा करते हैं पूरे देश में बड़े एक आशा भरी निगाहों से हमारी देश की जनता उसको देखती है और उसको एक तरीके से उसकी समीक्षा भी करती है। तो इसलिए ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं अभी तक हमारे वहां पर तेजी के साथ मजबूत हुई हैं, लेकिन लगातार कई दिनों से सदन का न चलना ये एक तरफ निराशा देता है। और मैं समझता हूं कि जो आज के बिल हैं अगर उन पर चर्चा होती है तो समुद्र परिवहन को भी हमारे लाभ होगा और जो तटीय जो क्षेत्र हैं समुद्र के उनमें भी जो व्यापार की सुगमता है, यातायात की सुगमता है, उनका संवर्धन की प्रक्रिया होगी। सोनोवाल जी के द्वारा ये प्रस्तुत होने हैं, चर्चा भी होनी है। प्राइवेट बिल तो 6 पे आज चर्चा है राज्यसभा में और लोकसभा में भी बहुत सारे लोग की हैं, तो 48 जो हैं वो पूर्व स्थापित करने के लिए हैं। तो मैं समझता हूं महत्वपूर्ण दिन है आज का और इस महत्वपूर्ण दिन का लाभ सबको उठाना है। मुकेश, दिनेश जी प्रश्नकाल के लिए जैसे मैंने आपसे भी इसका उत्तर जानने की कोशिश की कि ये एक आम सहमति बनी थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य कि प्रश्नकाल जो है वो बाधित नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है जो मांग होगी सदन के भीतर चर्चा कि जिस भी विषय पर करना चाहें तो उस पर नियम के तहत चर्चा होगी। लेकिन प्रश्नकाल में क्या पार्टी लाइन से इतर भी कोई एक विचार बन सकता है कि प्रश्नकाल बाधित ना हो? क्योंकि बनना चाहिए और बन क्यों नहीं सकता, क्योंकि इसमें केवल सत्ता पक्ष का नहीं, इसमें विपक्ष के भी बहुत सारे माननीय सदस्यों के बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं। कल विपक्ष में भी अगर आप देखो तो YSR रेड्डी साहब बोल रहे थे, वो अन्ना द्रमुक पार्टी के माननीय सांसद बोल रहे थे प्रश्नकाल में, और उस समय दूसरे माननीय सांसद आके उनकी सीट पर, यह संविधान के विरुद्ध प्रक्रिया थी और उनके वो बोल रहे हैं, उनके माइक पर वो SIR वापस लो के नारा लगाने लगे। तो बाधन जो की प्रक्रिया है जो बाधित करने की, उसमें भी लोकतांत्रिक परंपराओं का कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है। और मैं समझता हूं कि प्रतिरोध ये लोकतंत्र का एक आयाम है, लेकिन प्रतिरोध की मानसिकता, प्रतिरोध की प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में हो तो बेहतर होता है। केवल प्रश्नकाल ही नहीं, आप स्पेशल मेंशन के द्वारा बहुत सारी चीजें हम लोग उठा लेते थे, विशेष अनुमति मिलती थी हम लोग। मैं जैसे उनकी आदरणीय मुकेश जी कह रहे हैं, मेरा 2 बड़े मुश्किल से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होता ना, मेरा लगा कि मैं अवधि भाषा के 8वीं सूची में लगाने के लिए करूंगा, बहुत प्रयत्न किया था, 2 सत्र के बाद मेरा लगा था और वो 12वें नंबर पे आया और वो 0 आवर नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन ये इत्तेफाक था, मेरा सौभाग्य था, फिर लग गया वो, उसको मैंने लगाया और ये आशा थी कि आज तो कम से कम इस चीज को जो मैं पूरे 5-6 महीने से प्रयत्नशील था, नहीं हुआ था, आज हो रहा है। और आशा में तैयारी करके जब गया और निराशा ये लगी, हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो हम उस चीज को उठा नहीं पाए। हम इसका लाभ चाहते थे अपने प्रश्न के माध्यम से? यार मैं देखिए 2 चीजें थी मेरी। एक स्पेशल मेंशन में मैं लगाना चाहता था कि जो महिला उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, उनके प्रदत्त अधिकार थे, तो उन प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण कड़ाई से हो रहा है, ये संतोषजनक है। लेकिन और भी जो हो वो हो, लेकिन जो पुरुषों के साथ प्रताड़ना हो रही है जगह जगह, आज पतियों के ऊपर जो मुकदमे होते हैं, अगर पति गलत है तो उसे होने चाहिए, लेकिन नहीं है तो पूरे परिवार को लोग डाल देते हैं कि बहन भी, बहनोई भी, उसके पता चला कि शादी नहीं हुआ, भाई भी, और पूरा परिवार प्रताड़ित हो जाता और वर्षों वर्षों तक, 10 वर्षों तक का वो केसेस चलने लगते हैं। तो जेंडर न्यूट्रल जो कानून कोई ऐसा हो जिसमें गलत उत्पीड़न का अगर पीड़ित कोई पति या पति का परिवार है तो उसके संरक्षण का भाव भी हो, या उसका विश्लेषण, जो रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उनके लिए भी दंड प्रक्रिया हो, महिला का भी हो और पुरुष का भी हो, इस प्रकार का एक था। और दूसरा था कि अवधि भाषा को हम 8वीं अनुसूची में लागू करें। हमारे उत्तर प्रदेश में 27 जिलों में अवधि भाषा बोली जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवधि भाषा के एक तरीके से जनक कहो या उसकी प्रसारित करने वाली प्रक्रिया के वो अंग थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा और ये 27 जिलों के नहीं, ये नेपाल में भी अवधि भाषा बोली जाती है।
तो हम लोग का था क्षेत्रीय भाषा का प्रोत्साहन हमारी नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बड़ा अच्छी तरीके से हो रहा है। तो इन क्षेत्रीय भाषाओं में अवधी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ये मेरा 0 आवर का प्रश्न रहा। जी जी। अब विडंबना यह है कि मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं। विडंबना यह है जो इससे आह्लादित भाव महसूस करते लोग वो इससे वंचित हैं। तो ये मेरा सभी से कहना है। इसे बहुत अच्छे अच्छे विपक्ष ने भी लगाए। मैंने प्राइवेट बिल अगर आप आज देखो तो किसी ने कैंसर के लोगों का फ्री इलाज हो उसके बारे में है, तो किसी ने आपका जो रक्षा सुरक्षा के संदर्भ में लगाया है, आंतरिक सुरक्षा के संबंध में लगाया, तो किसी ने एयर सिक्योरिटी जो हवाई जहाज से संबंधित सिक्योरिटी है उनके मूल्यों का निर्धारण है टिकटों उसके बारे में लगाया है। अगर आप अच्छी चीजों को लगाएंगे, आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, संसद एक संविधान का वो मंदिर है जो लोकतंत्र की वृक्ष को पनपाता है। आप वृक्ष को सूखने के लिए क्यों कर रहे हैं? ये एक मेरा प्रश्न। लेकिन ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात अगर हम लोग करें तो इसका अगर अनुपात देखा जाए सफलता का तो बहुत ज्यादा नहीं है। और जब भी प्राइवेट मेंबर्स बिल आगे बढ़ता है तब जब सरकार इसको अडॉप्ट कर लेती है और सरकार फिर अपने देखिए मैं एक बीच में टोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहते हुए। ये प्रश्न नहीं है कि हमने उसको आत्मसात कर लिए, पूरा लग गया और वो पास हो गया प्राइवेट बिल। चर्चा होना और चर्चा से पूरे देश में उस पर उसका विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाना, और समय समय पर कई प्राइवेट बिल ऐसे आए हैं जिनकी लोकसभा में या राज्यसभा में पास नहीं हुए, लेकिन उनके विचार जो थे वो कोई ना कोई अगले बिल आए थे, उनमें उन विचारों का जो मुख्य बिंदु थे वो सम्मिलित पाए गए। ये विचारण जरूरी नहीं कि उसका पारण हो, विचारण चर्चा के लिए भी और लोगों के बीच में एक विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का बहुत बड़ा भाग ये आदत कर जी, सही बात है। दिनेश जी, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हॉलमार्क जो है। नहीं, ये अच्छा है। देखिए, पब्लिक के हित चिंतन में है कि वो सही चीजों की खरीद में अपनी विश्वसनीयता का भाव जो विक्रेता है उसके प्रति उसका उत्पन्न हो सके और जालसाजी से बच सके। अच्छा प्रश्न था। मैंने पहले भी एक संदर्भ जो लिया था समसामयिक विषय था कि आज हम लोग कहते हैं ना 7 फेरा लिया तो 7 जन्म तक पति और पत्नी एक दूसरे के होंगे, लेकिन आज 7 दिनों में तलाक क्यों हो रहा है? आज पति पत्नी के संबंध का विच्छेदन और पूरे परिवार का गृह क्लेश क्यों हो रहा है? इस पर मैंने एक लगाया था कि हम लोग को, हालांकि वो हमारी नई शिक्षा नीति में प्रावधानित है कि हमको जो भारतीय संस्कृत और संस्कार युक्त जो प्रवृत्तियां थी, शिक्षा थी, उनका समावेश आज उस सीमा पर नहीं हो रहा है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार की तमाम चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं का प्रतिफल निकलता है कि हम अपने में सुधार करने में सफल बनते हैं। और मेरा मानना है साइबर क्राइम के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं कि आज टेलीफोन पे लोग नई नई चीजें हैं कि आज वो साइबर वो ऑनलाइन अरेस्ट हो जाता है, लोग उसको लूट लेते हैं, उससे बचाव कैसे हो, इसमें भी तमाम सुझाव और तमाम प्रश्न हैं। उसमें भी मेरा एक भविष्य में लगा हुआ है। अब तो मुझे आशंका है कि मेरे प्रश्न हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक पुरुष आयोग के गठन के संदर्भ में चर्चाओं के संदर्भ में मेरा संदर्भित एक स्पेशल मेंशन था। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो नई नई चीजें तमाम माननीय सदस्य लाते हैं और उन चीजों पर ये पूरे देश में चर्चा बनती है और चर्चा बनने के बाद सरकार को एक अवसर मिलता है उन अच्छी चीजों का परीक्षण करके उनको आत्मसात करने का। जी हाँ, और जो आपने पुरुष प्रताड़ना की बात की, माननीय कोर्ट्स जो है अलग अलग मामलों को लेकर जो है ये टिप्पणी कर चुकी हैं, जिसका संज्ञान आपने अपने प्रश्न में लिया। एक जो है चर्चा जो है बहुत गर्म है। जब से कोविड-19 गुजरा है हम उससे सफलतापूर्वक हमने उसका सामना किया और उसके बाद हमने उस चुनौती को जो है अवसर में परिवर्तित भी किया बहुत सारे क्षेत्रों में। लेकिन क्या कोविड-19 के बाद हृदयघात बढ़े हैं, हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ी है, इसको लेकर चर्चा गर्म है और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो है आज लोकसभा के भीतर पूछा जाने वाला है।
आपका क्या मानना है? आईसीएमआर ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है, एम्स दिल्ली ने भी इस बात को जो है स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी जांच हमने की है लेकिन ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि कोविड-19 के बाद हृदयघात या फिर हार्ट अटैक्स की घटना में वृद्धि हुई है। उसके बाद भी चर्चाएं गर्म है और आज प्रश्न भी पूछा जाने वाला है लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में। नहीं, देखिए, जहां तक पूरे दुनिया के जो विभिन्न शोध हुए हैं, तो जो ये टीकाकरण या जो वैक्सीन जिसको भी लगाते तमाम प्रकार के रोगों में लगाया गया और सफलतापूर्वक हुआ भी, डेंगू में हुआ, मलेरिया में हुआ, एड्स के बारे में हुआ। हालांकि वो भारत में होता था कि जब हम बाहर से मंगाते थे टीका, वैक्सीन बाहर से मंगाते थे, तब तक साल भर तक पता चलता था, हजारों लोग मर गए। हमने कोरोना का जो ट्रीटमेंट था वो भारतवर्ष में बना, 120 देशों को हमने, भारत पहली बार दाता की भूमिका में आया, पहले वो याची था, और हमने सफलता पूरी दुनिया में दिया है इसको। और कोई भी वैक्सीन होती है, ये विश्व के शोध बताते हैं इसको, कि कोई भी वैक्सीन होती है उसका बहुत जो प्रभाव होता है वो 3 माह तक, या अधिकतम अगर हुआ तो 6 माह तक ही उसका प्रभाव होता है। जो प्रभाव अगर कोई विपरीत होता है तो वो परिलक्षित होता है। मैं समझता हूं कि कोरोना के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के शोध हुए हैं, वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं रहा है। वैक्सीन लगाने वालों के, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, उनको भी अचानक हार्ट अटैक की आई है। ये जो जीवनचर्या है, जो खान पान है, ये नाम नहीं लूंगा लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जो भारत की परंपराओं में खान पान था, उसकी जगह हमने विदेशी जो खान पान है उनको हम बहुत तेजी के साथ में अपनाते जा रहे हैं। हमारा रहन सहन, हम भी कुर्सी पर बैठे हैं, दिन भर कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं। जो हमारी जीवनचर्या था उसका परिवर्तन, जो गांव की शैली थी, जो शहर में पहले भी मेहनत कस करके करते थे, अब मशीनीकरण के इस युग में हमारा जो शारीरिक जो योग है, जो शारीरिक कार्य करने की शैली है, उसका जो परिवर्तन है, मैं समझता हूं वो, और खान पान कि तमाम प्रकार की जैविक जो कहते हैं कि दवाइयों को मिलाकर फसलों को उगाना, अब तो जैविक खेती इसीलिए मशहूर है, प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रचारित भी किया है। तो तरह तरह के जो उपाय हैं वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मंतव्य ये है कि हम इस प्रकार के संक्रमण से, इस प्रकार के रोगों से अपने को निरोग कैसे कर सके। उस प्रकार की तमाम चीजें सरकार समय समय पर करती रहती है। और मैं समझता हूं कि योग से जुड़ा हुआ भी, आप योग की बात करें तो योग केंद्रों की संख्या कितनी है और इसमें इजाफा हो रहा है क्या, उससे जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न आज पूछा जाने वाला है लोकसभा के भीतर। दिनेश जी, देखिए, योग क्या है, पहले लोग इसको जानते थे कि भारत की विधा है, लेकिन योग का प्रचार जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जब हुआ तो पूरी दुनिया ने, पहला चीज है जो भारत की इस विधा को पूरी दुनिया ने एक साथ मना लिया। और जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो दुनिया के तमाम लोग आज भारत से जो योग के शिक्षक हैं उनको बुलवा रहे हैं। तो एक तरीके से योग स्वास्थ्य के लिए भी है, और योग आज रोजगार सृजन का एक माध्यम भी बन गया है। तमाम योग केंद्र खुले हैं, तमाम लोग जो योग की जानकारी प्राप्त है उनको प्रशिक्षित करते हैं, और इसका लाभ भी मिल रहा है। तो ये एक स्वास्थ्य का लाभ भी और एक रोजगार सृजन की प्रक्रिया में भी ये काफी बड़ी तेजी से ये लोकप्रिय हुआ है। भारत में नहीं, भारत के बाहर भारतीय शिक्षकों की, जो योग प्रशिक्षक हैं, उनकी डिमांड बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय विधाएं थी, आयुर्वेद था, आज आयुर्वेदिक व्यवस्थाओं का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ा है। तो सरकार इसमें एक माध्यम बनी है। आज तमाम प्रकार की औषधियां जो होती थी, आज सस्ते दामों पर सरकार बेच रही है कि दुष्प्रभाव ना पड़े। जो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो आज व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाती, तत्कालिक लाभ देती हैं। तो उसमें आयुर्वेद एक माध्यम बनता है, उसमें योग एक माध्यम बनता है, एक लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए, निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए। तो मैं समझता हूं इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्न से सरकार का मंतव्य क्या है, सरकार उन पर कर क्या रही है, जब यह दृष्टिकोण आम आवाम को पता चलता है, तो मैं समझता हूं कि संसद लाभान्वित नहीं होती, इससे आम जनता लाभान्वित होती है कि ये जो प्रक्रियाएं थी, क्योंकि उसका आज भी विश्वास सरकारी
प्रक्रियाओं के संपादन से है जी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार के प्रश्न और भारत की स्थिति का आकलन ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और सभी विशेषज्ञों का मानना ये है कि एलोपैथिक दवा चाहे वो कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में हो या फिर वैक्सीनेशन के फॉर्म में हो, उसका साइड इफेक्ट होता ही है और उसी के साथ जो है तमाम जो है रोगों का इलाज जो है इन दवाओं के माध्यम से या वैक्सीनेशन के माध्यम से किया भी जा रहा है। और यहां पर जो बात की गई, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है स्किल जो मैन पावर की आवश्यकता है और भारत उसकी आपूर्ति करेगा। तो योग के आपको बीच में टोक के एक बड़ा मजेदार बात कहना चाहता हूं जी कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो पहले खुद करते हैं। प्रधानमंत्री जी योग भी करते हैं और प्राकृतिक और आयुर्वेद का सेवन भी करते हैं। आज तक मुख्यमंत्री से लेकर जो रिकॉर्ड आपको प्रधानमंत्री तक हुआ हो, आप एक दिन बताओ कि प्रधानमंत्री जी को आज जुकाम हो गया, आज बुखार हो गया, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली, आज ये तकलीफों की छुट्टी ले। क्यों? एक संयमित जीवन का जो प्रवाह भारतीय सांस्कृतिक विधाओं में दिया है, उसका अनुपालन जब उसमें अपना योग करते हुए उनका वीडियो आए हैं करके हाँ, और ईश्वर करे कि जो है उनका ये स्वास्थ्य लगातार बना रहे, क्योंकि जो संकल्प उन्होंने लिया है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो संकल्प सिद्ध होना बेहद आवश्यक है। और भी एजेंडा है सदन के भीतर, बहुत कुछ आज होने वाला है, लेकिन हमारे दोनों माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है। हम एजेंडे पे बात करेंगे। पहले धन्यवाद कर देते हैं दोनों सांसदों का। आपका दिनेश जी, आपने समय निकाला, मुकेश जी आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की, बहुत सार्थक चर्चा हुई। सदन नहीं चल पा रहा है, लेकिन सदन के भीतर जो आप पूछना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे प्रश्नों के माध्यम से, वो भी हम लोगों ने अपने दर्शकों के साथ साझा कर लिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।